ओके तो इस वीडियो में हम एंजाइम सबस्ट्रेट इंट्रैक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और इस वीडियो के एंड में हम दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल्स एंजाइम सबस्ट्रेट इंट्रैक्शंस के, जिनको हम लॉक एंड की हाइपोथेसिस और इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस कहते हैं, वो हम इस वीडियो के एंड में बताने वाले हैं। दोनों ही जो मॉडल्स हैं या दोनों ही जो हाइपोथेसिस हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये सिंपल है, ठीक है, ज़्यादा उसको समझना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट एक तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इनका एग्ज़ाम में पूछे जाने के। ठीक है, तो ये जो है हमें यहाँ पे समझना है, बट वो दो मॉडल समझने से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वो क्या है, पहले देख लेते हैं। तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा। ठीक है, लिपिड, अगर आपने लिपिड की वीडियो देख रखी है तो वहाँ पे ग्लिसरॉल कई जगह आया है, ग्लिसरोलिपिड में, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में। तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, 3 कार्बन का ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिसमें तीनों कार्बन पे आपका जो है अल्कोहल ग्रुप लगा रहता है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो सेकंड कार्बन है, ठीक है, वो कायरल नहीं है। ठीक, क्योंकि अगर सेकंड कार्बन पे आप देखो तो ऊपर जो ग्रुप लगा है और नीचे जो ग्रुप लगा है दोनों सेम है। ऊपर भी CH2OH है, नीचे भी CH2OH है। तो ये कार्बन जो है अभी ए कायरल है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो ग्रुप जो है वो मैचिंग है। अब देखिए, ग्लिसरॉल के साथ एक रिएक्शन होता है और जिसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम होता है ग्लिसरॉल काइनेस। ठीक है, ये ग्लिसरॉल काइनेस एंजाइम करता क्या है? अगेन यहाँ पे आप देखो, मैंने ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बनाया, बट इस बार मैंने इसका 3D स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, वेज डैश फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाया है मैंने। सेकंड कार्बन जो है उसको मैंने बीच में रखा है। सेकंड कार्बन पे आप देख सकते हो कि 4 ग्रुप लगे हैं। एक H लगा है यहाँ पे, एक OH लगा है यहाँ पे जिसको मैंने डैश पे ड्रॉ किया है, फर्स्ट कार्बन वाला CH2OH जिसको मैंने यहाँ पे बनाया है, और थर्ड कार्बन वाला CH2OH जिसको मैंने वेज पे बनाया है। तो ये जो 4 ग्रुप्स हैं ये हमने ग्लिसरॉल के इस तरह से बना दिए हैं सेकंड कार्बन के अराउंड। अब रिएक्शन में होता क्या है, ग्लिसरोकाइनेस करता क्या है? एटीपी आपको पता ही है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट होते हैं उसमें। एक फॉस्फेट जो है वो ग्लिसरोकाइनेस एटीपी से निकाल के ग्लिसरॉल में लगा देता है। तो बेसिकली ये ट्रांसफरेस एंजाइम है। ठीक है, एटीपी से निकाल के ग्लिसरॉल में एक फॉस्फेट लगा देता है। वो फॉस्फेट ग्रुप लगता कहाँ पे है? आप देखोगे फॉस्फेट ग्रुप जो है वो यहाँ पे थर्ड कार्बन वाले में H हटा के, ठीक है, वो फॉस्फेट ग्रुप आपका यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, या OH हटा के फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे लग रहा है थर्ड कार्बन पे। ओके, थर्ड कार्बन पे जैसे ही आपका फॉस्फेट ग्रुप लगता है, अब आप देख सकते हो कि ये कार्बन कायरल हो जाता है। क्यों? ग्लिसरॉल में जो सेकंड कार्बन था उसमें फर्स्ट और थर्ड या बेसिकली 2 ग्रुप आपके सेम थे, CH2OH CH2OH। बट यहाँ पे क्या हुआ है, सेकंड कार्बन जो है वो कायरल हो गया क्योंकि चारों ग्रुप डिफरेंट है, H, OH, CH2OH और फिर CH2 के साथ फॉस्फेट ग्रुप, चारों ग्रुप डिफरेंट है, ये कायरल हो गया है। और ATP जो है आपके ADP में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज एक फॉस्फेट उसमें कम हो गया है। तो ग्लिसरोकाइनेस का ये काम होता है। इस रिएक्शन में हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शन में ये ऑब्जर्व किया गया है, ये पाया गया है कि जो ग्लिसरोकाइनेस है, ठीक है, वो केवल L ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनाता है। मतलब जो फॉस्फेट ग्रुप लगता है वो हमेशा थर्ड कार्बन पे लगता है। कभी भी आपका जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पे नहीं लगता। अब बोलोगे ऐसा क्यों? तो देखो, और इसको समझना भी इम्पॉर्टेंट है, क्या यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड कार्बन में कोई डिफरेंस है ग्लिसरॉल में? तो नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, फर्स्ट कार्बन भी आपका CH2OH है, थर्ड कार्बन भी CH2OH है। या फिर अगर ग्लिसरॉल के इस स्ट्रक्चर में आप देखो तो ये वाला जो CH2OH है और ये वाला जो CH2OH है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, नंबरिंग मैं यहाँ ऊपर से भी कर सकता था 1 2 3, या फिर मैं नंबरिंग नीचे से भी कर सकता था 1 2 3। ऊपर और नीचे वाले कार्बन्स में कोई डिफरेंस नहीं है। पर फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो आपका जो ग्लिसरोकाइनेस है वो ये वाले पोजीशन को फेवर कर रहा है, इसी पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा रहा है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप क्यों नहीं लगा रहा है? आपको L ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट ही मिल रहा है, L ग्लिसरॉल 1 फॉस्फेट, यहाँ पे फॉस्फेट ये नहीं मिल रहा है, ये नॉट फॉर्म्ड होता है, ये बनता नहीं है। तो पहले देखो यहाँ पे जो चीज़ हो रही है, ग्लिसरोकाइनेस जो ये बिहेवियर दिखा रहा है, ठीक है, L ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बना रहा है, L ग्लिसरॉल 1 फॉस्फेट नहीं बना रहा है। इसको हम बोलते हैं कि आपका जो एंजाइम है ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक है। ठीक है, एंजाइम की स्पेसिफिसिटी हमने पिछली वीडियो में पढ़ी रखी थी, अलग अलग स्पेसिफिसिटी बताई थी वहाँ पे। ठीक है, पर वो जितनी भी स्पेसिफिसिटी हमने पिछली वीडियो में बताई थी वो सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में थी। ठीक है, कि आपका जो एंजाइम है वो किस तरह के सबस्ट्रेट को फेवर करता है, क्या ग्रुप
स्पेसिफिसिटी है, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी है, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी है या बॉन्ड स्पेसिफिसिटी है, वो सारी सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में स्पेसिफिसिटी थी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ग्लिसरोकाइनेस है वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी है, कि वो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो एक ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना रहा है, एल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। अब ऐसा होता क्यों है, यही हमें समझना है इस वीडियो में। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ग्लिसरोकाइनेस इज प्रोडक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, ग्लिसरोकाइनेस एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक एंजाइम है बिकॉज एल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट इज द ओनली प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ठीक, नो एल ग्लिसरॉल 1 फॉस्फेट इज फॉर्म्ड। फर्स्ट वाले कार्बन पे यहाँ पे फॉस्फेट नहीं बनता, नहीं लगता। इवन दो पोजिशंस 1 एंड 3 ऑफ ग्लिसरॉल आर आइडेंटिकल बिफोर रिएक्शन। बिफोर रिएक्शन ग्लिसरॉल का फर्स्ट और थर्ड पोजिशन जो होता है वो आइडेंटिकल होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो फिर ऐसा क्या हो रहा है कि ग्लिसरोकाइनेस जो है वो यहाँ पे फॉस्फेट लगाना फेवर कर रहा है। अब देखिए, इसको समझने के लिए हमें क्या कहते हैं, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए, ये मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। तो देखिए, जो ग्लिसरॉल है, ठीक है, यहाँ पे एक ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बनाया मैंने। ठीक है, आप देख सकते हो दोनों CH2OH है। तो ग्लिसरॉल का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया मैंने, और नीचे जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये आपकी एंजाइम है। ओके, तो यहाँ पे ग्लिसरॉल आपका सबस्ट्रेट है जो एंजाइम के कांटेक्ट में आ रहा है। अब देखो होता क्या है कि आपका जो ग्लिसरॉल के जो 3 ग्रुप्स हैं, ठीक है, OH, CH2OH और CH2OH, ये एंजाइम के साथ जो है वो टेम्परेरी बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, टेम्परेरी बॉन्ड्स बनाते हैं। ओके, और जहाँ पे ये जो बॉन्ड्स बनते हैं ये कुछ लोकेशंस होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स ऑफ इंट्रैक्शंस होते हैं जहाँ पे ये टेम्परेरी बॉन्ड्स आपके बन रहे हैं। अब देखो डिफरेंस क्या होता है कि जो थर्ड कार्बन है CH2OH वाला, यहाँ पे रिएक्शन होता है, यहीं पे आपका फॉस्फेट ग्रुप आके लग रहा है। ठीक है, CH2OH में यहाँ पे आपका फॉस्फेट ग्रुप आके लग रहा है। तो जो थर्ड वाला जो कार्बन है एंजाइम के जिस लोकेशन पे बाइंड होता है उसको कैटालिटिक साइट कहते हैं। वाई कैटालिटिक साइट? क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दिस इज़ द लोकेशन जहाँ पे एक्चुअली केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो इसको कैटालिटिक साइट कहा जाता है। बाकी जो दो लोग ग्रुप्स हैं, ठीक है, CH2OH और ये वाला OH, ये बस टेम्परेली यहाँ पे जोड़े गए हैं, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो ऊपर भी आप देखो। ठीक है, तो ये वाले OH और CH2OH ये अनचेंज्ड है, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये बस टेम्परेली वहाँ पे पकड़े गए हैं एंजाइम के साथ। रिएक्शन जो है वो थर्ड कार्बन पे हो रहा है केवल। तो थर्ड कार्बन जिस साइट पे या जिस पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन पे जुड़ा है उसको कैटालिटिक साइट कहते हैं, और ये फर्स्ट कार्बन और OH जिस लोकेशन पे जुड़े हैं उनको बाइंडिंग साइट कहते हैं। बाइंडिंग साइट पे कोई रिएक्शन नहीं होता है। ओके, और कैटालिटिक साइट से जो चीज़ जुड़ी होती है उसको रिएक्टिव ग्रुप कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, और बाइंडिंग साइट से जो ग्रुप्स जुड़े होते हैं, ठीक है, उनको बाइंडिंग ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली क्या हो रहा है, ये एंजाइम के साथ आपके बाइंड होके सबस्ट्रेट को, ठीक है, सबस्ट्रेट को एंजाइम के पास होल्ड कर रहे हैं। ओके, क्योंकि रिएक्शन कब होगा, रिएक्शन तब होगा जब सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के पास आए, ठीक है, और दोनों आपस में थोड़ी देर के लिए इंटरेक्ट करें। ठीक है, तब जाके आपका रिएक्शन होता है। क्योंकि रिएक्शन होने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो जो थोड़ा सा समय लग रहा है उस टाइम के लिए एंजाइम को जो है आपके सबस्ट्रेट को पकड़ के रखना पड़ेगा। ठीक, एंजाइम सबस्ट्रेट को पकड़ के रख रहा है और फिर जहाँ पे रिएक्शन कराना है वहाँ पे रिएक्शन करा रहा है। मतलब कैटालिटिक साइट जो है वो रिएक्टिव ग्रुप पे, कैटालिटिक साइट रिएक्टिव ग्रुप पे रिएक्शन करा रहा है, और उस दौरान बाइंडिंग साइट जो है वो बाइंडिंग ग्रुप को पकड़े हुए है ताकि सबस्ट्रेट जो है वो हिल ना सके। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी है। अगर ये बाइंडिंग साइट प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो ये जो रिएक्टिव ग्रुप है ये मूव कर सकता है, ठीक है, हिल सकता है, और फिर अगर ये हिलेगा तो ये एग्जैक्टली जो है वो कैटालिटिक साइट के ऊपर नहीं आएगा, तो रिएक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। एंजाइम जो है वो बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल होता है, हमने पहले भी पढ़ रखा है, मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, पहली वीडियो में एंजाइम के बता रखा है। पर एंजाइम का जो छोटा सा रीजन होता है, ठीक है, एंजाइम के बड़े से वॉल्यूम में जो छोटा सा रीजन होता है जहाँ पे बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट प्रेजेंट होते हैं, उसी को एंजाइम का एक्टिव साइट या एक्टिव सेंटर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहीं पे जो है सारा काम हो रहा है एंजाइम का, और एंजाइम जो है सबस्ट्रेट पे यहीं पे एक्ट कर रहा है। ओके, ये सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के इसी रीजन पे आके अपना सारा काम कर रहा है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ और हमें समझनी है। ये तो आपने स्ट्रक्चर समझ लिया, और ये अलग अलग जो साइट्स और ग्रुप्स हैं उनका एक्टिविटी समझ लिया आपने। ठीक है, यहाँ पे हमें एक चीज़ और समझनी है कि जो आपके जो पॉइंट्स ऑफ इंट्रैक्शन है, कम से कम 3 पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन होने चाहिए आपके पास। ठीक है,
The stereochemical specificity of enzyme can be explained only if there are at least 3 different point of interactions between enzyme and substrate। ठीक है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपका जो है ये जो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी है, ठीक है, एंजाइम की, ठीक है, या एंजाइम प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्यों है, उसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि कम से कम 3 पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन होने चाहिए। ठीक है, ये जो 3 है इनको हम पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन कहते हैं। ठीक, जिसमें से 2 बाइंडिंग साइट है और एक कैटालिटिक साइट है। ठीक है, 3 होना चाहिए कम से कम। अगर 2 होंगे तो क्या होगा, तो देखो 2 होंगे तो ऐसा हो सकता है, देखो मान लो जो है केवल एक बाइंडिंग साइट है, ठीक है, और एक आपका कैटालिटिव साइट है। मान लो दूसरा बाइंडिंग साइट प्रेजेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए दूसरा जो है वो बाइंडिंग साइट प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, आपका जो है ये वाला जो बाइंडिंग साइट है ये तो भाई OH को होल्ड करके रखा हुआ है, पर जो कैटालिटिक साइट है, ठीक है, बाइंडिंग साइट OH को होल्ड करके रखा हुआ है, कैटालिटिक साइट पे क्या होगा, फिर थर्ड वाला कार्बन भी आके रिएक्ट कर सकता है या फिर फर्स्ट वाला कार्बन भी इसकी जगह आके रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, ये दोनों आप इनको स्विच कर सकते हो ना, क्योंकि ये वाला जो CH2OH है अब इसको तो कोई पकड़ रखा नहीं है, तो ये तो फ्री है यहाँ पे आके इसकी जगह लेने के लिए। ठीक है, तो फिर क्या हो सकता है कि आपका जो है फर्स्ट वाले कार्बन पे भी वहाँ पे भी फॉस्फेट लग सकता है। ओके, अगर केवल आपके पास 2 पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन होते हैं, जिसमें से एक बाइंडिंग साइट होता है जो OH को होल्ड कर रखा है या बेसिकली सबस्ट्रेट को पकड़ रखा है, और एक कैटालिटिक साइट होता है जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। तो फिर अगर ऐसा होता, केवल आपके पास अगर 2 पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन होते, तो फिर आपको क्या कहते हैं, थर्ड कार्बन पे भी आपको फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ मिलता। ठीक है, एंड फर्स्ट वाला ग्रुप जो है वो भी इसकी जगह आ सकता है, फर्स्ट कार्बन पे भी आपको फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ मिलता, दोनों प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, बट हमें केवल एक ही प्रोडक्ट मिलता है। इसका मतलब जो है कि जब ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला जो CH2OH है इसको भी जो है आपका एंजाइम होल्ड करके रखा है, ताकि ये जो फर्स्ट वाला CH2OH है वो थर्ड वाले की जगह ना ले ले, और इसी वजह से केवल और केवल थर्ड वाले कार्बन पे जो है आपका रिएक्शन होता है, थर्ड वाले कार्बन पे आपका फॉस्फेट ग्रुप आके लगता है। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास एटलीस्ट 3 पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन हो। ओके, तो ये जो 3 डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शंस होते हैं, ये यहाँ से मतलब हमें समझ आ रहा है कि मिनिमम आपको 3 पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन चाहिए। ओके, और ये जो 3 पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन है उसमें वो 2 फंक्शन दिखा सकते हैं। ठीक है, एक होता है बाइंडिंग साइट, अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया, बस हम आपको डेफिनेशन दिखा दे रहे हैं। बाइंडिंग साइट क्या होता है, बाइंडिंग साइट लिंक टू स्पेसिफिक ग्रुप्स इन द सबस्ट्रेट। ठीक है, लिंक का मतलब होता है कनेक्ट या टेम्परेरी बॉन्ड बना रहे हैं टू स्पेसिफिक ग्रुप इन द सबस्ट्रेट, ensuring that enzyme and substrate molecules are held in a fixed orientation। ठीक, बेसिकली बाइंडिंग साइट कर क्या रहे हैं, ये आपके सबस्ट्रेट के कुछ स्पेसिफिक ग्रुप से बाइंड हो जा रहे हैं या लिंक हो जा रहे हैं, ताकि आपका जो एंजाइम, सबस्ट्रेट और एंजाइम जो है वो एक फिक्स्ड ओरिएंटेशन में हेल्ड किए गए हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो वही लिखा है। ठीक है, हेल्ड इन अ फिक्स्ड ओरिएंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर ड्यूरिंग रिएक्शन, तो ये बाइंडिंग साइट का काम होता है। और कैटालिटिक साइट का काम आपको पता ही है, कैटालिटिक साइट लिंक टू द पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट वेयर द केमिकल चेंज इज ब्रॉट अबाउट। कैटालिटिक साइट कहाँ पे लिंक होता है सबस्ट्रेट के साथ, वहाँ पे लिंक होता है जहाँ पे केमिकल चेंज जो है आपका हो रहा है, तो ये कैटालिटिक साइट हो गया। अब कैटालिटिक साइट और बाइंडिंग साइट जिस एंजाइम के जिस रीजन में प्रेजेंट रहते हैं उसको जो है हम कलेक्टिवली एक्टिव सेंटर कहते हैं। तो एक्टिव सेंटर की डेफिनेशन भी देख लीजिए, द रीजन ऑफ एंजाइम विच कंटेन्स द बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट, दोनों जहाँ पे आ रहे हैं, इज टर्म्ड एज द एक्टिव साइट और एक्टिव सेंटर। ओके, तो उनको कलेक्टिवली जो है मिला के जो रीजन आता है उसको हम एक्टिव सेंटर कहते हैं या एक्टिव साइट कहते हैं। इट ओनली कंप्राइजेज ऑफ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल एंजाइम, बोला जा रहा है कि जो एक्टिव साइट है वो एंजाइम तो मैक्रो मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। एक्टिव साइट जो होता है वो बड़े से एंजाइम का एक बहुत ही छोटा सा रीजन होता है। इस डायग्राम में आप देख भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो हम पूरा एंजाइम बना भी नहीं पाए, डैश लाइन से हमने दिखाया है। ठीक है, एक्टिव साइट जो है वो उस बड़े से एंजाइम का बस एक बहुत ही छोटा सा भाग है। ओके, इट ओनली कंप्राइजेज ऑफ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल एंजाइम वॉल्यूम एंड इज यूजुअली एट और नियर द सरफेस, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, एंड इज यूजली एट और नियर द सरफेस। जो आपका एक्टिव साइट होता है वो या तो एंजाइम के सरफेस पे होता है या सरफेस के पास होता है। ठीक है, एंजाइम आपका किसी भी तरह से फोल्ड हो सकता है, क्योंकि याद करो एंजाइम जो है वो प्रोटीन होता है। ठीक है, और प्रोटीन का जो है वो आपने टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पढ़ा होगा जहाँ पे प्रोटीन फोल्डिंग होती है। ठीक, तो आपका एंजाइम जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से फोल्ड हो सकता है। जो एक्टिव साइट होता है वो आपके एंजाइम के सरफेस पे या सरफेस के पास होता है। ठीक, क्यों?
सो दैट इट इज़ एक्सेसिबल टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ताकि सबस्ट्रेट जो है वो आपका एक्टिव साइट पे आके ईजिली बाइंड हो सके और रिएक्शन कर सके। ठीक है, अगर आपका एक्टिव साइट एंजाइम के अंदर होगा तो फिर बेचारा सबस्ट्रेट पहुंचेगा कैसे एक्टिव साइट पे। ठीक है, तो वो चीज़ होती है, एक्टिव साइट जो है वो यूजुअली सरफेस के पास प्रेजेंट होता है एंजाइम में। तो ये हमने समझ लिया। ठीक है, बाइंडिंग साइट क्या होता है, कैटालिटिक साइट क्या होता है, और इन दोनों का जो कलेक्टिव रीजन होता है उसको हम एक्टिव सेंटर कहते हैं। नोटेशन भी हमने समझ लिया। ठीक है, ये नोटेशन हम यूज़ करने वाले हैं। अब जो है, अब इतना चीज़ें हमने समझ ली। ठीक है, कि क्या कहते हैं, एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक होता है। ठीक है, कम से कम 3 पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन क्यों होने चाहिए, वो पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन में बाइंडिंग साइट क्या होता है और कैटालिटिक साइट क्या होता है, और दोनों को मिला के हम जिसको एंजाइम का एक्टिव साइट कहते हैं। अब जो है, हम एंजाइम और सबस्ट्रेट ये आपस में आके लिंक कैसे होते हैं और रिएक्शन कैसे करते हैं वो समझाने वाले हैं। इस चीज़ को समझाने के लिए जो है वो 2 मॉडल प्रपोज किए गए हैं। ठीक है, इन दोनों मॉडल का नाम है फिशर लॉक एंड की हाइपोथेसिस, जो कि 1890 में दिया गया था, और कॉस्टलैंड इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस, जो कि 1958 में दिया गया था। दोनों ही जो मॉडल हैं आपके, ठीक है, बहुत ही सिंपल हैं, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन जो है उसको समझाते हैं। अब एग्ज़ाम में क्या होता है कि दोनों या तो लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है, अलग अलग लिखने के लिए आ सकता है, या फिर डिफरेंस लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक टेबल बना के दोनों का डिफरेंस लिख दिया है। ठीक है, पर अगर मान लो इनमें से कोई एक लिखने को आता है तो आप फिर इनमें से बस किसी एक का पॉइंट्स उठा के आप लिख सकते हो। जैसे अगर लॉक एंड की आ गया तो आप बस इसके पॉइंट्स लिख दीजिए, अगर इंड्यूस फिट आ गया तो इसके पॉइंट लिख दीजिए। अगर दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है तो टेबल आपके सामने है। ठीक है, या फिर अगर दोनों को अलग अलग डिफाइन करने के लिए पूछ रहा है तो आप उनके पॉइंट्स उठा के अलग अलग डिफाइन कर सकते हो। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि ये होते क्या है। ठीक है, तो डायग्राम से जो है वो आधे से ज़्यादा चीज़ समझ आ ही जाती है। डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम पे फोकस करते हैं। नोटेशन का ध्यान रखिएगा, सी कैटालिटिक साइट है, बी एस जो है बाइंडिंग साइट है, बी जो है वो सबस्ट्रेट का बाइंडिंग ग्रुप है, और आर जो है वो सबस्ट्रेट का रिएक्टिव ग्रुप है। फिशर लॉक एंड की हाइपोथेसिस का डायग्राम पहले देखते हैं, मैं जूम इन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो सबस्ट्रेट देखो, ये आपका सबस्ट्रेट है। ठीक है, सबस्ट्रेट के ये जो है तो बाइंडिंग ग्रुप है। ठीक है, ये जो है बेसिकली आप समझ लो ग्लिसरॉल का OH और फर्स्ट कार्बन का CH2OH है। आर जो है वो आपका रिएक्टिव साइट है, इसको समझ लो ग्लिसरॉल का थर्ड कार्बन था CH2OH। ठीक है, ये आपका एंजाइम है। एंजाइम में देखो आपके पास, मैंने बताया था ना कि एंजाइम में जो है कम से कम 3 आपके पास पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन होने चाहिए। 2 बाइंडिंग साइट है और ये कैटालिटिक साइट है। यहाँ पे अब कैटालिटिक साइट ऊपर नीचे, ये आप इसको 2 मत समझना, ये एक ही कैटालिटिक साइट है। ठीक है, बस हमने उसको एंजाइम के ऊपर और नीचे लिख रखा है, ये एक ही कैटालिटिक साइट है। ठीक, अब क्या होता है जब ये सबस्ट्रेट जो है, आप देख सकते हो कि सबस्ट्रेट का शेप और एंजाइम का शेप जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ये वर्ड अब यहाँ पे बार बार आने वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाला, या एक दूसरे के एक तरह से समझ सकते हो अपोजिट। ओके, तो बेसिकली जैसे यहाँ पे सबस्ट्रेट में एक्सटेंशन है तो एंजाइम में जो है वहाँ पे उसी शेप के अकॉर्डिंग गैप है। जैसे अगर आपने कभी पज़ल खेला होगा, जिक्सॉ पज़ल खेला होगा, तो उसमें आप जो है वो पज़ल के पीसेस जो है वो गिवन शेप और गिवन जो गैप्स हैं उसमें आप एग्जैक्टली फिट कर सकते हो। तो वहाँ पे बोला जाता है कि जो गैप बना है आपका जिक्सॉ पज़ल में और जो पज़ल का पीस है, उन दोनों का शेप एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। सही शेप जो है वो सही पज़ल की जगह में जाके फिट बैठता है। उसी तरह से यहाँ पे जो सही सबस्ट्रेट है, करेक्ट सबस्ट्रेट जो है वो करेक्ट एंजाइम के शेप में जाके फिट हो जाता है। अब फिर आप देख सकते हो यहाँ पे कि बाइंडिंग ग्रुप जो है वो बाइंडिंग साइट के पास पहुँच रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अच्छा मैंने बी यहाँ लिखा नहीं है, मैं बी लिख दूँ, सॉरी, बी यहाँ पे लिख दूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबस्ट्रेट का जो बाइंडिंग ग्रुप है वो एंजाइम के बाइंडिंग साइट के पास आ गया है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा होगा, और यहाँ पे भी सेम इंट्रैक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो बाइंडिंग साइट है वो बाइंडिंग ग्रुप को अपने पास खींच रहा है, ये दोनों। ठीक है, और तभी ये जो है यहाँ पे जाके फिट हो जा रहे हैं इस तरह से। अब अगर आप समझो, ठीक है, अगर आप इस सबस्ट्रेट को फ्लिप कर दो, ठीक है, अगर ये लंबा वाला साइड यहाँ नीचे ले आओ और जो छोटा वाला साइड है उसको ऊपर ले आओ, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जो लंबा वाला साइड है ये छोटे वाले गैप में फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, अगर मैं सबस्ट्रेट को फ्लिप कर देता हूँ। इसीलिए जो है आपका जो एंजाइम होता है वो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, कि एक स्पेसिफिक शेप में ही आप जो है अपने सबस्ट्रेट को फिट कर सकते हो। अगर आपने सबस्ट्रेट को फ्लिप कर दिया, उसका स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज कर दिया, तो फिर वो सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम में फिट नहीं होगा। इसीलिए आपके कुछ एंजाइम जो होते हैं वो स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है। ठीक है,
फिर यहाँ पे क्या होता है, जब आपका सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के अंदर आके आके फिट बैठ गया है, तो आप देख सकते हो कि जो सबस्ट्रेट का रिएक्टिव साइट है वो एंजाइम के कैटालिटिक साइट के काफ़ी नज़दीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबस्ट्रेट का रिएक्टिव साइट एंजाइम के कैटालिटिक साइट के काफ़ी नज़दीक है, और अब जो है यहाँ पे आपका केमिकल रिएक्शन हो सकता है, जो भी चेंज होना होगा वो यहाँ पे आपका होगा। ठीक, तो ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल होता है। ठीक है, इंड्यूस्ड सॉरी ये लॉक एंड की हाइपोथेसिस होता है, लॉक एंड की मॉडल होता है। ठीक है, कहीं कहीं इसको मॉडल भी बोला जाता है। ठीक है, और ये जो है इस तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन का एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन दिखाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको रिवर्सिबल रिएक्शन दिखा रखा है। ठीक है, रिवर्सिबल इसलिए दिखा रखा है कि अगर रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट और एंजाइम जो है वो आपस में आके कोलाइड कर रहे हैं, ठीक, टकरा रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, हो सकता है आपने हाई स्कूल में कोलिजन थ्योरी पढ़ा हो। ठीक है, कोलिजन थ्योरी एक्सप्लेन करता था जहाँ पे केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। केमिकल रिएक्शन होता है जब दो पार्टिकल्स आपस में या दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, और रिएक्शन सक्सेसफुल तभी होता है जब उनका ओरिएंटेशन करेक्ट होता है, तभी आपका जो है रिएक्शन सक्सेसफुल होता है। तो इसलिए यहाँ पे अभी मैंने रिवर्सिबल एरो बना रखा है कि अगर कोलिजन का जो ओरिएंटेशन है, सबस्ट्रेट और एंजाइम के कोलिजन का जो ओरिएंटेशन है वो करेक्ट होगा तो रिएक्शन होगा, वरना फिर वो रिबाउंड करके अलग भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे रिवर्सिबल का रिएक्शन बना, रिवर्सिबल एरोज बने हैं। बट अगर कोलिजन परफेक्ट होता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट परफेक्टली आके फिट हो जाते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, बेसिकली एंजाइम जो है उसने सबस्ट्रेट को यहाँ पे लॉक कर लिया है, तो फिर आगे केमिकल रिएक्शन जो है वो फर्दर प्रोसीड कर सकता है। ओके, खैर, ये तो हमारा लॉक एंड की हाइपोथेसिस हो गया, लॉक एंड की मॉडल हो गया। इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस में क्या होता है, इसमें बस हल्का सा चेंज आता है लॉक एंड की हाइपोथेसिस से। इसमें क्या होता है कि जो एंजाइम है, ठीक है, वो अपना शेप जो है वो थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है सबस्ट्रेट को अपने अंदर फिट करने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब जो एंजाइम का जो शेप है या जो एंजाइम का जो गैप है, ठीक है, एंजाइम का जो यहाँ पे फिट जो गैप है वो एग्जैक्टली सबस्ट्रेट के शेप को मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, पर क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट जब एंटर करेगा एंजाइम को, तो एंजाइम जो है वो थोड़ा बहुत अपना शेप जो है यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज कर सकता है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, एंजाइम के कैटालिटिक साइट थोड़े दूर दूर थे, जब सबस्ट्रेट आके अंदर फिट हुआ तो एंजाइम के कैटालिटिक साइट जो है वो सबस्ट्रेट के रिएक्टिव साइट के पास आ गए ताकि वो रिएक्शन करा सकें। तो इसीलिए हम इसको इंड्यूस्ड फिट कहते हैं। ठीक है, फिटिंग तब होती है जब सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के पास आता है, हेंस इंड्यूस्ड फिट। बस इतना सा ही डिफरेंस है दोनों में। अब हम बस डेफिनेशन देख लेते हैं और आपको फिर जो है वो ज़्यादा डिटेल में समझ आ जाएगा। तो ये तो डायग्राम था, ठीक। अब हम जो है डेफिनेशन एक एक करके दोनों की देख लेते हैं। तो देखिए, लॉक एंड की हाइपोथेसिस में क्या होता है, अ कंसेप्ट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट इंट्रैक्शन, ये कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट है, हाइपोथेसिस है या मॉडल है, वेयर द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट पॉजेस स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री शेप्स, कॉम्प्लीमेंट्री शेप मैंने बता ही दिया था आपको, ठीक है, दैट फिट एग्जैक्टली इनटू वन अनदर। तो सबस्ट्रेट और एंजाइम का जो शेप होता है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे में एग्जैक्टली फिट बैठ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो सिंपल सा डेफिनेशन है इसका। और इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस में क्या होता है, अ कंसेप्ट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन वेयर द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट अंडरगो कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल जो है वो अपने बॉन्ड्स के अबाउट रोटेट कर सकता है, ठीक है, अगर बड़ा मॉलिक्यूल है तो वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, प्रोटीन फोल्डिंग आपने पढ़ी होगी, ठीक। तो जो सबस्ट्रेट है या जो एंजाइम है वो अपना शेप थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, अपना कॉन्फॉर्मेशन चेंज, कॉन्फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे शेप से है, ठीक है, शेप को चेंज कर सकता है अपॉन इंट्रैक्शन टू फॉर्म अ कॉम्प्लीमेंट्री फिट। तो अभी देखो, पहले कॉम्प्लीमेंट्री फिट नहीं था, ठीक है, क्योंकि पहले जो है वो शेप्स जो थे वो थोड़े डिफरेंट थे, बट इंट्रैक्शन होने के बाद जब फिटिंग हो रही है तो शेप जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री आपका बन जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको इंड्यूस फिट कहते हैं, या यहाँ पे इस रिएक्शन में ये होता है। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये भी लिखा हुआ है कि सबस्ट्रेट भी अपना शेप चेंज कर सकता है, ठीक है, वेयर द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट अंडरगो कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस, दोनों का शेप चेंज हो सकता है, ठीक है, हाँ ये ट्रू है, दोनों का शेप चेंज हो सकता है। इस डायग्राम में मैंने बस एंजाइम का शेप चेंज होते हुए दिखाया है, ठीक है, क्योंकि मैं दोनों का एक साथ नहीं बना पाता, ठीक है, तो मैंने एंजाइम का शेप जो है वो चेंज होते हुए दिखाया, बट आप ये समझ लेना, दिस इज़ अंडरस्टूड कि सबस्ट्रेट जो है वो भी थोड़ा बहुत अपना शेप चेंज कर सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल एंजाइम को ही एडजस्ट करना पड़ेगा, सबस्ट्रेट भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकता है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। उसके बाद और चीज़ें देख लेते हैं हम। तो मॉलिकुलर इंट्रैक्शन कैसा हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा गया, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट फिट टुगेदर विथ नो सिग्निफिकेंट
कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस। आप देख सकते हो कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के शेप में कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिकुलर इंट्रैक्शन जो हो रहा है वो बिना किसी शेप चेंज के हो रहा है। इंड्यूस फिट में क्या हो रहा है, डायनेमिक इंट्रैक्शन, ठीक है। डायनेमिक का मतलब ये है कि समय के साथ जो है शेप चेंज कर सकता है। डायनेमिक इंट्रैक्शन वेयर बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट एडजस्ट देयर शेप टू अचीव ऑप्टिमल बाइंडिंग, ठीक है। दोनों एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो समय के साथ अपना शेप एडजस्ट कर सकते हैं टू अचीव ऑप्टिमल बाइंडिंग। ऑप्टिमल का मतलब होता है अच्छी या गुड बाइंडिंग, ठीक है। आप चाहो तो गुड भी लिख सकते हो एग्जाम में। फिर उसके बाद स्पेसिफिसिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो स्पेसिफिसिटी आपने पिछली वीडियो में पढ़ी रखा होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो सब एंजाइम या सबस्ट्रेट है ये हाईली स्पेसिफिक होगा, ठीक है। इस एंजाइम में, ठीक है, केवल वही सबस्ट्रेट जाके बैठेगा जिसका शेप एंजाइम के शेप के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो बहुत ही स्पेसिफिक एंजाइम है, ठीक है। ये मैच करने वाला जो है एक ही सबस्ट्रेट होगा। जैसे आपको पता है जिक्सॉ पजल आप खेलते होगे, ठीक है। तो पिक्चर का जब आप जिक्सॉ पजल होता है तो एक जो पीस होता है वो अपने ही लोकेशन पे जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप एक पीस कहीं और लगा सकते हो, ठीक। तो हाईली स्पेसिफिक होता है, वही ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। जबकि जो क्या कहते हैं इंड्यूस फिट में जो एंजाइम होता है, ठीक है, वो स्पेसिफिक होता है, ठीक है। बहुत हाईली स्पेसिफिक नहीं होता है, स्पेसिफिक होता है, ठीक है। मतलब सब क्या कहते हैं, हो सकता है वो एक दो सबस्ट्रेट अलग अलग सबस्ट्रेट को भी ले सके। जैसे याद करिए ग्रुप स्पेसिफिसिटी हमने बताई थी, ठीक है। थोड़ा सा रिलेट भी करने की कोशिश करते हैं स्पेसिफिसिटी से, ठीक है। तो ग्रुप स्पेसिफिसिटी में हमने क्या बताया था आपको कि जैसे हेक्सोकिनेस का एग्जांपल लिया था, और हेक्सोकिनेस में आपको क्या बताया था कि हेक्सोकिनेस जो है उसको केवल डी हेक्सोस से मतलब होता है, ठीक है। डी हेक्सोस में आपका डी ग्लूकोज, डी मैनोज, डी फ्रक्टोज, डी ग्लूकोसामाइन ये सारे आ सकते हैं। एज लॉन्ग एज वो डी ग्लूकोज है वो जो है उसमें फॉस्फेट ग्रुप, छठे कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा सकता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम है वो बेसिकली जो है क्या कहते हैं उसको सबस्ट्रेट के ओवरऑल शेप से मतलब है बस, ठीक है। कि जो सबस्ट्रेट है वो क्या होना चाहिए, 6 कार्बन का डी शुगर होना चाहिए, तो वो रिएक्शन दिखा देगा। तो ग्रुप स्पेसिफिसिटी जो है दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ओके। ग्रुप स्पेसिफिसिटी जो आपकी इंड्यूस्ड फिट मॉडल से एक्सप्लेन होती है कि जहाँ पे एंजाइम जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। उसको केवल 6 कार्बन के मतलब जैसे हेक्सोकिनेस को डी हेक्सोस से बस मतलब होता है। एज लॉन्ग एज वो डी हेक्सोस है वो एडजस्ट कर लेगा, तो इंड्यूस फिट मॉडल। जबकि आपका एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी क्या होता है, जैसे यहाँ पे ग्लूकोकिनेस आ गया तो अब ग्लूकोकिनेस को केवल डी ग्लूकोस ही चाहिए, डी मैनोस, डी फ्रक्टोज आएगा तो वो रिएक्शन नहीं दिखाएगा। तो एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी यहाँ पे आप जो है लॉक एंड की हाइपोथेसिस से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक एंजाइम में एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही आके फिट होगा, ठीक है। यहाँ पे ना सबस्ट्रेट ना एंजाइम जो है अपने शेप को ज़रा भी चेंज करेंगे, ठीक है। ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ करने को तैयार नहीं है एंजाइम, ठीक। तो जो स्पेसिफिसिटी थी वो आप इन दोनों मॉडल से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, थोड़ा बहुत हो सकता है अगर आप लिंक करो तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बैठेगी इन दोनों मॉडल्स की, ओके। तो ये मॉलिकुलर इंटरेक्शन स्पेसिफिसिटी हो गई, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आसान है। द शेप ऑफ सबस्ट्रेट एंड एंजाइम्स एक्टिव साइट आर रिजिड, ठीक है। सबस्ट्रेट का शेप और एंजाइम के एक्टिव साइट का शेप जो है वो रिजिड है, मतलब चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने एंजाइम के एक्टिव साइट को स्पेसिफिकली मेंशन किया है, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन होता कहाँ है, रिएक्शन जो है वो एंजाइम के एक्टिव साइट पे होता है। जैसे इस डायग्राम में एंजाइम का एक्टिव साइट क्या है, तो एंजाइम का एक्टिव साइट ये पूरी चीज़ है, ठीक है। याद करो एक्टिव साइट क्या होता है, एक्टिव साइट होता है जहाँ पे आपका कैटालिटिक साइट और बाइंडिंग साइट आते हैं, ठीक है। तो ये एंजाइम का जो है वो पूरा एक्टिव साइट है, और ये एक्टिव साइट जो है वो रिजिड है, ये अपना शेप चेंज नहीं करने वाला है। इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस में आप देख सकते हो ये एक्टिव साइट है आपका एंजाइम का, ठीक है। ये पूरा जो है ये एक्टिव साइट है और ये अपना शेप जो है वो चेंज करता है, आप देख भी सकते हो यहाँ पे, ठीक। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि यहाँ पे जो है इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस में द शेप ऑफ सबस्ट्रेट एंड एंजाइम्स एक्टिव साइट आर फ्लेक्सिबल। सबस्ट्रेट का भी शेप फ्लेक्सिबल है और एंजाइम का जो एक्टिव साइट है उसका भी शेप फ्लेक्सिबल है, और टू अचीव ऑप्टिमल फिट, ठीक है। अगेन मैं आपको बता दूं, मैंने जो इमेज है, ठीक है, यहाँ पे मैंने सबस्ट्रेट का शेप चेंज होते हुए नहीं दिखाया है, बट सबस्ट्रेट जो है वो भी थोड़ा बहुत शेप चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस, ठीक है। केवल एंजाइम को यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सबस्ट्रेट भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। और लास्ट जो है वो एनालॉजी है, ठीक है। एनालॉजी का मतलब होता है कि आप इसको डे टू डे लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपका लॉक एंड की हाइपोथेसिस है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये लॉक एंड की, ताले चाबी से आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। वेयर द की,
ठीक है, जो चाबी है जिसको हम सबस्ट्रेट से रिलेट कर रहे हैं, फिट्स प्रिसाइजली इनटू द लॉक, जो कि आपका एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम आपका लॉक है। ठीक है, और जो आपका सबस्ट्रेट है वो चाबी है, ताले की जो है वो चाबी है। आपको पता है कि जो लॉक होता है, ताला होता है, वो उस अपनी ही चाबी से खुलता है, किसी और चाबी से नहीं खुलेगा। ठीक, तो ये बेसिकली एनालॉजी हो गई लॉक एंड की हाइपोथेसिस की। और इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस जो है उसको आप हैंड एंड ग्लव एनालॉजी से समझ सकते हो। हैंड एंड ग्लव का मतलब क्या होता है, हाथ और दस्ताने जैसे। आप जो है दस्ताना जो होता है, ठीक है, जब आप उसको फोल्ड करके रखे हुए हो तो उसका शेप कुछ और होता है, बट जब आप ग्लव में अपना हैंड डालते हो, हाथ डालते हो, ठीक है, तो ग्लव का जो शेप है आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। ठीक, और उससे जो है आप क्या कहते हैं, ग्लव में अपना हैंड फिट कर सकते हो। यहाँ पे हैंड जो है वो सबस्ट्रेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, और ग्लव जो है वो एंजाइम के एक्टिव साइट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, बेसिकली ग्लव जो है वो अलग अलग लोग सेम ग्लव पहन सकते हैं। ठीक है, अगर उनके हाथ का साइज़ जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, जैसे आप और आपके फ्रेंड का हैंड का शेप जो है, साइज़ जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो वही ग्लव आप भी पहन सकते हो, आपका फ्रेंड भी पहन सकता है। तो बेसिकली एंजाइम जो है वो यहाँ पे, जो ग्लव जो है यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है। ओके, अपना शेप जो है थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, और जब आप ग्लव में हैंड डालते हो अपना, तो जो ग्लव है उसको आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। एंजाइम यहाँ पे, एंजाइम का एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है। ठीक, तो यही जो है आपके दो हाईली इम्पॉर्टेंट हाइपोथेसिस होते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन के, लॉक एंड की हाइपोथेसिस एंड इंड्यूस विथ हाइपोथेसिस। ये जो है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ये चीज़ समझ ली है, बहुत ही सिंपल है, और आप ये जो है इसको एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं।